आज हम डिस्कस वैसे इसमें एक और टॉपिक भी ऐड करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलो ये दोनों काफ़ी है। तो आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास पॉइंटर्स हो, पॉइंटर्स तो हमने पढ़ लिए हैं, नॉर्मल पॉइंटर्स भी पढ़ लिए हैं, जो एरे के पॉइंटर्स है वो भी पढ़ लिए हैं। ये भी पढ़ लिया है कि एरे को आप किस तरह मतलब उसकी वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं, किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। नॉर्मल वेरिएबल्स की वैल्यू को किस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो ये हमारे पास हो गया। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि पॉइंटर्स को अगर हम फंक्शन के आर्गुमेंट्स में असाइन कर ले, क्योंकि पॉइंटर भी आपके पास बेसिकली वेरिएबल है ना, जो जो भी आपका वेरिएबल है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शन के पैरामीटर्स में पास कर सकते हैं। तो अगर पॉइंटर्स को हम पास करना चाहते हैं किसी फंक्शन के पैरामीटर्स में, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लिया करें, ठीक है। तो उसमें क्या असर पड़ेगा और किस तरह फंक्शनैलिटी हम अचीव कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे एक दूसरा एक हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम बनाते हैं और क्या क्या चीज़ इसमें होती है और इसके फ़ायदे क्या है। तो इसको अगर हम पॉइंटर्स यूज़ करते हैं तो सी प्लस प्लस में इसको कहते हैं कॉलिंग बाय रेफरेंस, ठीक है। तो रेफरेंस का क्या मतलब है? रेफरेंस का मतलब है उसका जो एड्रेस है, ठीक है, जो पॉइंटर है आपका उसका एड्रेस है, तो उसके ज़रिए हम किस तरह फिर कॉल कर सकते हैं। तो नॉर्मली जब तक हम फंक्शंस पढ़ रहे थे इन द सी प्लस प्लस फंक्शन लेक्चर्स, हमने क्या किया था, वी लर्न अबाउट पासिंग आर्गुमेंट टू ए फंक्शन। तो हमने ये लर्न किया था कि आपने किस तरह आर्गुमेंट पास करने हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक यहाँ पे एक रिटर्न टाइप वाइड है, कोई भी फंक्शन है, तो उसके आर्गुमेंट में आप इंट ए आप कर ले, इंट बी कर ले, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन में ये वाले जो है ए वेरिएबल और बी वेरिएबल, ये क्या है, ये इसको आर्गुमेंट भी कहते हैं और इसको पैरामीटर्स भी कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया है कि फंक्शन में हम किस तरह आर्गुमेंट्स या फिर पैरामीटर्स जो है वो किस तरह पास कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पासिंग बाय वैल्यू। क्या कहते हैं इसको? पासिंग बाय। दिस मेथड यूज टू इज कॉल्ड पासिंग बाय वैल्यू, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, जो नॉर्मली हमने किया हुआ है नॉर्मल फंक्शन के साथ नॉर्मल वेरिएबल्स हमने, तो वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है, बी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाती है। तो इसमें ये जो नॉर्मल जो प्रोसीजर हमने किया है, इसको कहते हैं पासिंग बाय वैल्यू, बिकॉज द एक्चुअल वैल्यूज इज पास। क्योंकि इसमें एक्चुअल वैल्यू जब आप यही फंक्शन जब आप कॉल करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं फंग वन, इसका नाम लिख लेते हैं और ए की जगह कोई वैल्यू दे देते हैं और बी की जगह कोई वैल्यू दे देते हैं। इस तरह करते हैं ना, ताकि फॉर एग्जांपल ये एक एडिशन का फंक्शन है, तो आप यहाँ पे ए की वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे बी की वैल्यू दे देते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, अगर इसका काम है रिटर्न करना, कोई एडिशन इसकी करना, तो वो उसके वैल्यूज़ को ऐड कर लेता है और आपको रिटर्न कर लेता है। अगर वाइड है तो रिटर्न नहीं करता, अगर एंड है तो वो रिटर्न कर लेता है। तो एक्चुअली आप क्या पास कर रहे होते हैं, उसकी वैल्यूज़ पास कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका है किसी भी पैरामीटर को पास करने के लिए, और उसको क्या कहते हैं, पासिंग बाय रेफरेंस। तो देयर इज़ अनदर वे ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू ए फंक्शन where the actual values of argument are not passed। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम वैल्यूज़ की बजाय
ये जो हम वैल्यूज़ यहाँ पे पास करते हैं और यहाँ पे उसके वैल्यूज़ आ जाते हैं, तो इस वैल्यूज़ की बजाय हम क्या पास करते हैं, हम इन वेरिएबल्स का एड्रेस पास करते हैं। ठीक है, तो एड्रेस जो हम पास करते हैं, तो वो एड्रेस को पास करने के तरीके को क्या कहते हैं, by reference, call by reference. Instead the reference to values is passed. तो reference to values हमारे पास क्या होती है, जो उस वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वही हमारे पास इसका एक रेफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल आपका एक रेफरेंस है, तो आपका रेफरेंस क्या है, आपका जो घर का एड्रेस है। ठीक है, तो ये इसमें भी हर एक वेरिएबल का एक एड्रेस होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसके एड्रेस को बजाय उसके वैल्यूज़ को पास करने के हम क्या कर लेते हैं, उसका एड्रेस पास कर लेते हैं। और एड्रेस सेव करने के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, जो एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल है, जो हमारे पास सिर्फ एड्रेस को सेव करने के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंटर्स। ठीक है, तो अगर हम पॉइंटर्स के ज़रिए किसी भी रेफरेंस को पास करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कॉलिंग बाय रेफरेंस कहते हैं। और दिस मेथड इज called दिस मेथड इज कॉल्ड पासिंग बाय रेफरेंस। तो ये हमारे पास इस तरह का एक सिनेरियो बनता है फंक्शन में आर्गुमेंट्स का। तो इसमें फ़र्क क्या है कि कॉल बाय रेफरेंस हमारे पास क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू हमारे पास होता है। जो नॉर्मल अभी तक हमने जो किया है, फंक्शन हमने किया है, तो हम क्या कर लेते हैं, वही जो मतलब एक वेरिएबल है हमारे पास इधर, तो उसकी एक वैल्यू है और उसका एक एड्रेस है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सिंपली उसकी जो वैल्यू है वो फंक्शन में पास कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ये कवर किया है। ठीक है, तो अभी आज जो हम कवर करने जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू 5 है, उसका एड्रेस ये है। तो हम बजाय उसकी वैल्यू के पास करने के हम क्या पास कर लेते हैं, पासिंग बाय रेफरेंस। ठीक है, तो हम उसका क्या कर लेते हैं, पासिंग बाय रेफरेंस। तो इसका क्या फ़ायदा क्या है, वैसे कोई किसी के जहन में आ रहा है कि पासिंग बाय रेफरेंस का क्या फ़ायदा है? सर जिस तरह आपने पहले वैल्यू ली थी पिछले लेक्चर में इज इक्वल टू 5 एंड देन उस वैल्यू को देन चेंज किया था 7 में, तो इस तरह से हम एक्चुअल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली ठीक है, तो नॉर्मल जो वैल्यूज़ हम पास करते थे, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, एक अगर यहाँ मैं लिख लूँ, इंट 8 का एक फंक्शन था। उसमें क्या था, इंट ए था हमारे पास और इंट बी था। तो ये क्या करता था, हमारे पास रिटर्न किया करता था, रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास रिटर्न ए प्लस बी करता था। मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं सर, वो पहले नहीं आई थी जब आपने बता रहे थे, तो अब आई है। अच्छा ठीक है, वो मेरे ख्याल से इधर कोई नेट का इशू है थोड़ा बहुत, तो अगर कट जाए तो ये हमारे पास क्या था, फॉर एग्जांपल हम क्या कर लेते हैं, एंड सी इधर कर लेते हैं, एंड सी, और फिर सी में क्या कर लेते हैं, ए प्लस बी कर लेते हैं, और फिर हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न सी कर लेते हैं। ये जब हम मेन के अंदर जो मेन हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, तो उसमें हम क्या यहाँ पे कर लेते हैं कि हम जो है वो दो वेरिएबल, फॉर एग्जांपल इंट एक्स इक्वल टू 7 हो गया है और वाई इक्वल टू 10 हो गया है। तो ये हम दो वेरिएबल्स ले लेते हैं और फिर इसको फंक्शन में पास कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इंट एड बी इक्वल टू, ये हम क्या करते हैं, एड एक्स और वाई हम कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इधर ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या है, जो x और y हम पास करते हैं, तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे a और b। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्चुअली हम x और 7 को चेंज नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, तो हम x और 7 को नहीं चेंज कर रहे, वहाँ पे वो जो हम पास करते हैं वो उस फंक्शन का जो है वो वहाँ पे लोकल वेरिएबल्स बन जाते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स में वो चीज़ हम परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे, और वो हमारे पास आ जाती है। जबकि हम अगर पासिंग बाय रेफरेंस करते हैं तो हमारे पास रेफरेंस होता है, तो यहाँ पे जो x के लिए कोई मेमोरी रिजर्व है, तो उसी मेमोरी के एड्रेस के ज़रिए हम उसमें वो वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक पासिंग बाय रेफरेंस का एक फ़ायदा है, और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये पासिंग बाय रेफरेंस बहुत अच्छी एक फंक्शनैलिटी है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक एग्ज़ाम्पल हमारा है, हम एग्ज़ाम्पल 1 पासिंग बाय रेफरेंस विदाउट पॉइंटर्स। तो हम विदाउट पॉइंटर्स भी कर सकते हैं, और फिर दूसरे एग्ज़ाम्पल में पढ़ेंगे हम कि ये पॉइंटर्स के ज़रिए हम, क्योंकि पॉइंटर्स आपकी सिंपली क्या है, एक वेरिएबल है, और वो आपका क्या करता है, आपकी जो एड्रेस है वो सेव करता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हमने क्या बनाया है, हमने एक फ़ंक्शन बनाया है यहाँ पे। तो उसका नाम क्या दिया है, स्वैप। स्वैप दिया है, और ये रिटर्न हमें कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये रिटर्न हमें कुछ भी नहीं कर रहा। तो मतलब अगर हम लोकल इधर कोई भी फंक्शनैलिटी परफ़ॉर्म करें, तो वो लोकल वेरिएबल्स में अगर हम पासिंग बाय वैल्यू करते हैं, तो वो लोकल वेरिएबल्स में ही रहती है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एड्रेसेस यूज़ किए हैं। क्या एंड का साइन जो आता है, वो क्या है, वो एड्रेसेस है। ठीक? तो ये हमारे पास स्वैपिंग का एक फंक्शन है। स्वैपिंग क्या करता है कि यहाँ पे एक हमारे पास वेरिएबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है a, और यहाँ पे एक वेरिएबल है हमारे पास b। ठीक है? तो हम क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है। तो स्वैपिंग से हमारे पास क्या आ जाता है कि 2 इधर आ जाता है, जो 2 की वैल्यू है, और 1 किधर आ जाता है, 1 इधर आ जाता है। तो b की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं 1, और a की वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं विद द 2। तो ये क्या एल्गोरिदम है हमारे पास, हमने एरेज़ की सॉर्टिंग और इसमें पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास स्वैपिंग का एल्गोरिदम है। तो इसमें हमने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, हमने क्या किया है, एड्रेसेस उसके यूज़ किए हैं। तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, टेम्परेरी टेम्प को n1 असाइन किया है, n1 को n2 से असाइन किया है, और फिर क्या है, n2 में को असाइन किया है, जो टेम्प की जो वैल्यू थी वो असाइन किया। तो इससे क्या हो जाता है, वो स्वैपिंग हो जाती है। तो मेन में हमने क्या किया है, मेन में हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया है, इंट ए और इंट बी। ठीक है? तो उसकी वैल्यूज़ है, ए की वैल्यू है 1 और बी की क्या वैल्यू है 2। तो बिफोर स्वैपिंग हमारे पास ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू बी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक? तो हम फिर इसको कॉल किस तरह कर सकते हैं, ये हमारे पास सिंपली हम उस वेरिएबल्स को यहाँ पे पास कर लेते हैं, यहाँ पे स्वैप ए एंड बी। ठीक है? तो ये हमारे पास सिंपली हम वेरिएबल्स को पास कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे फंक्शन में क्या हमारे पास, यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, फंक्शन में हम इन्हीं वेरिएबल्स की एड्रेसेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है? तो हम क्या कर लेते हैं, पास तो हमने वेरिएबल्स किए हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन में हमने क्या कंसिडर किए हैं, इसकी एड्रेसेस को कंसिडर की है। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि n1 जो है हमारे पास, जो वेरिएबल है, ये क्या करेगा, ये एड्रेस करेगा, इसमें जो यहाँ पे जो एड्रेस होगा वो किसका होगा, वो वेरिएबल ए का होगा। n2 में किसका एड्रेस होगा, वो होगा हमारे पास बी वेरिएबल का। तो हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ए वेरिएबल यहाँ पे बनाया है। ठीक है? तो ए वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया है ए।
इसका नाम जो है ए है, और फिर इसका नाम क्या है हमारे पास, बी वेरिएबल है। हमने इसको वैल्यूज़ असाइन किए हैं। क्या वैल्यू असाइन किए हैं, यहाँ पे 1 आ गया, और फिर बी को हमने क्या वैल्यू असाइन की है, यहाँ पे 2 आ गया। तो फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस जो है, ए का एड्रेस फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं 123 इसका एड्रेस है, और अब बी का एड्रेस क्या है, 124 इसका एड्रेस है वो, या 124 जो भी है इसका एड्रेस, वो हमारे पास ये एड्रेस आ गया है। तो हम यहाँ से जो पास करते हैं, जो स्वैप ए और बी हमने किया है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज वैल्यू, यहाँ पे n1 में क्या आ जाता है, इसका जो एड्रेस है वो आ जाता है, n2 में क्या आ जाता है, इसका जो यहाँ पे जो एड्रेस है वो आ जाता है। तो यहाँ पे जो इसका एड्रेस आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ यूजिंग इट्स एड्रेस हम इसकी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। तो वो हमने जस्ट वैल्यूज़ इसकी चेंज की है। तो हमने कोई और वेरिएबल्स नहीं बनाए, कोई कुछ नहीं किया, जो विदाउट पॉइंटर्स हमने ये किया है। तो विदाउट पॉइंटर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंटर्स में भी सिर्फ एड्रेस है। तो अगर हम इसको रन कर ले, इधर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ, डेट C++, और फिर हमारे पास एक सोर्स फाइल, अच्छा यहाँ पे कंट्रोल भी अगर निकले तो चाहिए नहीं है। और फिर यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ ये। सेव कर लेता हूँ। ताकि मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ। यहाँ पे ये क्या कहता है कि बिफोर स्वैपिंग हमारा क्या था, ए की वैल्यू क्या थी, 1 थी, बी की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 2 थी, और आफ्टर स्वैपिंग हमारे पास क्या हो गई है, हमने उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज की है, जो पॉसिबल नहीं था। अगर हम पासिंग बाय वैल्यू करते थे तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम ए की वैल्यू को चेंज कर लेते, क्योंकि वो उसका अपना लोकल वेरिएबल्स बन जाता था। अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये करते कि यहाँ पे जस्ट एक वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते, तो अगर हम एंड हटा देते, यहाँ पे n1 कर लेते, तो ये अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंड हटा देता, ठीक है, मैं एंड हटा देता हूँ, मैं फिर कंपाइल एंड रन करता हूँ, ये देख ले, ये फिर पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास कि इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज, ए वही 1 ही रहेगा, बी जो है क्या रहेगा, 2 रहेगा। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज को चेंज करना चाहे, तो हम किस तरह चेंज कर सकते हैं, बाय असाइनिंग इट्स एड्रेस। ठीक है, तो हाँ, अगर हम यहाँ पे एड्रेसेस का पास करें, हम यहाँ पे एड्रेसेस का पास करें, तो n1 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ए के एड्रेस को, और n2 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बी के एड्रेस को। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे पास ये एड्रेस इसमें सेव करता है। तो हम फिर उस एड्रेस को लेके, एड्रेस के ज़रिए फिर उस वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू को फिर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक है कि हम ए की वैल्यू हमने पासिंग बाय रेफरेंस हमने चेंज की, बी की वैल्यू भी हम पासिंग बाय रेफरेंस चेंज की। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। सर जब हम पास बाय वैल्यू
करते हैं कहीं भी किसी भी फंक्शन में, हाँ कोई हाँ। स्वैप का भी हो, किसी भी फंक्शन हो, तो फिर उसमें उसकी एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं चेंज होती? क्योंकि हम वेरिएबल उसको यूज तो कर रहे होते हैं ना उसकी नहीं, वैल्यू को। वो किस आपका तरह? वो आपका अपना लोकल वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एड्रेस में ख़त्म कर लेता हूँ, एंड का जो साइन है मैं ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे जो स्वैप का जो फंक्शन है, ठीक है, चैट ना किया करें ना प्लीज़, आप इस तरह क्वेश्चन किया करें कौन है ये चैट में, ये ये कौन है, अब्दुल्ला खान, अताउल्ला खान, आप वैसे ही क्वेश्चन कर दिया करें आप। ठीक है, तो ये जो स्वैप का फंक्शन है, यहाँ पे आपने कौन से वेरिएबल पास किया है, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी आपने पास किया है, ए और बी किसके वेरिएबल है, यहाँ पे मेन फंक्शन के वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन अगर आपने स्वैप में इसको पास किया है, तो इसकी वैल्यूज जो है वो n1 में स्टोर हो जाएगी और n2 में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वो n1 और n2 किस फंक्शन के वेरिएबल है, तो वो स्वैप के अपने पर्सनल वेरिएबल है, प्राइवेट जो वेरिएबल है, ठीक है। तो वो मेन के वेरिएबल नहीं रहेंगे। यहाँ पे उसने n1 और n2 की वैल्यूज तो स्वैप की है, लेकिन n1 और n2 जो है वो मेन के वेरिएबल तो नहीं है ना, ठीक है, वो स्वैप के अपने वेरिएबल है, तो उस पे ए और बी को कोई असर नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात, ठीक है, क्योंकि ए और बी जो है वो मेन के अपने वेरिएबल है। तो इस वजह से अगर हम फिर ये सी आउट स्टेटमेंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ही चेंज नहीं है। तो ये इस तरह है जो पासिंग बाय वैल्यू का चक्कर है। अगर हम यहाँ क्या पे हम कह सकते हैं कि जब हम पास बाय वैल्यू करते हैं तो उस वेरिएबल को नहीं, उसी तरह के एक और वेरिएबल पहले बनाते हैं एंड देन हम उसको पास आउट करते हैं? इसी तरह ही है, जो पासिंग बाय वैल्यू का है, वो हम क्या कर लेते हैं, वो ए और बी इसके अपने वेरिएबल है, अगर हम पास करते हैं तो वो स्वैप के अपने वेरिएबल बन जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास ये ग्लोबल वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ग्लोबल इसको कर लेता हूँ, तो वो फिर आपके पास पॉसिबल है, मैं यहाँ से ये रिमूव कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो वो उसके बाय वैल्यू जो है वो आपके चेंज कर लेता है, नहीं, इसमें भी चेंज नहीं करता, वो आप फिर इसमें यूज़ कर सकते हैं दोनों फंक्शन में, n1 की बजाय ए को और बी को वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर हमें कोड थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो पॉइंट है वो यही है कि आप जब इसको पास करते हैं ए और बी, तो ये स्वैप का जो फंक्शन है ये ए और बी को नहीं जानता, ये जस्ट उसकी वैल्यूज ले लेता है। अगर आपके नॉर्मल इस तरह सर्कमस्टांसेस नॉर्मल वे पासिंग बाय वैल्यू, ठीक है, वो n1 और n2 के आपने स्वैप कर लिए हैं, लेकिन उसका असर ए और बी पे कोई नहीं पड़ता, क्योंकि ए और बी उसके लिए नॉट एक्सेसिबल है, वो मेन के अपने वेरिएबल है। लेकिन अगर आप इसको इसका एड्रेस सेव करते हैं, n1 में क्या आ जाता है, इसका एड्रेस आ जाता है, n2 में क्या आ जाता है, इसका एड्रेस आ जाता है। तो वो फिर n1 किस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है, n1 जो है ए को पॉइंट आउट कर रहा है, n2 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो ये प्रैक्टिकली ये दोनों सेम हो जाते हैं। अगर आप n1 की फिर वैल्यू चेंज करते हैं, ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, n2 की वैल्यू चेंज करते हैं तो बी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये फिर इस सूरत में अगर आप थ्रू एड्रेस पास करते हैं, तो वो आपके n1 जो है इक्वल टू ए आ जाता है, n2 जो है इक्वल टू बी आ जाता है। अगर आप n1 की वैल्यू चेंज करते हैं तो ए की वैल्यू चेंज हो जाती है, n2 की वैल्यू चेंज करते हैं तो आपकी बी की वैल्यू चेंज करती है, चेंज हो जाती है। तो ये अगर हम फिर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज भी चेंज हो गई, ठीक है। ओके सर। एंड सर अभी आपने ग्लोबल वेरिएबल लिखे तो उनको भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं? उसको ये असल बयां में करने वो के लिए? फिर मैं यही कह रहा था ना कि आप ग्लोबल वेरिएबल्स को फिर इधर यूज करेंगे ना, वो आप डिफाइन ही नहीं करेंगे।
और ग्लोबल वेरिएबल आप इधर यूज़ करेंगे तो वो तो आप इधर भी यूज़ कर सकते हैं, इधर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे उसकी वैल्यू इधर चेंज कर ले, चाहे उसकी वैल्यू इधर चेंज कर ले, उस पे कोई असर तो नहीं पड़ता। ठीक, ओके सर। वो तो आप हर एक फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं। सर जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कौन है वो? सर आपकी आवाज़, चले मैं आपका सर चैट पढ़ लेता पहले हूँ। तो सर जी हम लाइक खुद से फंक्शन बनाकर और उन पर जो भी हम फंक्शन कर रहे थे वो कर रहे थे, लेकिन अब सर जी यानी कि क्यों नहीं हो सकते? किसी को समझ आई है इसकी? ताउल्लाह, ताउल्लाह खान, आपकी मुझे समझ नहीं आई, आपकी क्वेश्चन की मुझे समझ नहीं आई। लेकिन आपका जो चैट में है वो ऑलरेडी मैंने आंसर किया है कि ज़रा एड्रेस को लेकर कैसे चेंज करते हैं। एड्रेस को लेकर इस तरह चेंज करते हैं कि एन भी उस जगह को पॉइंट आउट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए के लिए एक जगह बनी है वेरिएबल के लिए, बी के लिए इधर जगह बनी है, ठीक है। तो ये इसका ए है और ये क्या है, उसका बी है, ठीक है। तो अगर आप N1 यहाँ पे एक बनाते हैं तो N1 भी इसी को फिर पॉइंट आउट करता है। N1 जो है वो इसी जगह को पॉइंट आउट करता है। जो N2 है आपका, वो भी इसी मेमोरी को पॉइंट आउट करता है। तो अगर आप N1 की फिर जो वैल्यू है वो चेंज करते हैं तो N1 की वैल्यू इधर चेंज होगी ए में, N2 की वैल्यू किधर चेंज होगी बी में। तो ये प्रैक्टिकली एक ही मेमोरी लोकेशन को फिर पॉइंट आउट करते हैं। इस वजह से हम इसकी वैल्यू जो है वो फिर चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम इसी एग्जांपल को थ्रू पॉइंटर्स करें पॉइंटर्स में हमारे पास क्या है, पॉइंटर में हमारे पास यही था कि हम अगर पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो उसके साथ क्या लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। यही था ना हमारे पास जो पॉइंटर्स था। तो वो तो विदाउट पॉइंटर हमने किया था, वो ये जो पहले वाला था ये विदाउट पॉइंटर, हमने सिर्फ एड्रेस को यूज किया है। यहाँ पे हमने किया गया है कि विद पॉइंटर हम यूज कर चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि पॉइंटर के यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंटर N1 आ जाता है, पॉइंटर N2 आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको पहले इसकी कॉलिंग को देख लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हमने यहाँ का एड्रेस यहाँ पे पास किया है, बी का एड्रेस जो है हमने यहाँ पे पास किया। आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है ना, आपके जहन में यही था। तो वो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा न्यू था, लेकिन ठीक था। यहाँ पे स्वैप में हम क्या कर लेते हैं, इसका एड्रेस पास कर लेते हैं और ए का एड्रेस और बी का एड्रेस हम पास कर लेते हैं। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वैप जो फंक्शन है, हमारे पास एक पॉइंटर हमने बनाया है, N2 का पॉइंटर हमने बनाया है, ठीक है। तो एक N1 का पॉइंटर और N2 का, और इसमें क्या स्टोर होता है, जो A का एड्रेस है वो N1 में स्टोर होता है और B का जो एड्रेस है वो किस में स्टोर हो रहा है, N2 में स्टोर हो रहा है। और जब हम किसी पॉइंटर की वैल्यू को चेंज करते हैं, हमने ये कहा है ना, तो उसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्प में किसकी वैल्यू आ जाती है, N1 की वैल्यू आ जाती है। N1 जिस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है उसकी वैल्यू जो है वो क्या किस में शिफ्ट हो गई, N2 में। फिर N1 में क्या N1 की वैल्यू में क्या आ जाता है, N2 की वैल्यू इसमें आ जाती है। और फिर N2 की वैल्यू में क्या आ जाता है, जो टेम्प में हमने स्टोर किया था। तो ये हमारे पास वो स्वैपिंग एल्गोरिथम हो गया है। तो ये जो नॉर्मल जो प्रोसीजर है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। तो आप किस तरह आप किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। और आप पॉइंटर्स को किस तरह एज एन आर्गुमेंट आप किस तरह किसी भी फंक्शन में
आप जो है पास कर सकते हैं, पासिंग बाय रेफरेंस। तो ये सेम एग्जांपल है, मैंने विद हेल्प ऑफ पॉइंटर्स यहाँ पे किया है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दे। ठीक है, समझ आ गई है ये लिख लूँ मैं दोबारा इसका कोड वहाँ पे लिख लो, एग्जांपल 2। सर आ गया समझ। ठीक है जी, अच्छा ठीक है। तो चलो मैं इसका यहाँ पे कोड लिख लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ भी आ जाए। एग्जांपल 2 यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ। और यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया है, यहाँ पे कर लेते हैं स्टार N1 यहाँ पे हो गया है, सॉरी N1 यहाँ पे हो गया N1। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, एड्रेस की जगह हमारे पास क्या है, N1। ठीक है। और फिर हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टेम्प में हमारे पास क्या है, N1। तो वो वहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे N1, यहाँ पे स्टार हो गया है, और फिर यहाँ पे भी स्टार हो गया है, और यहाँ पे भी स्टार। स्टार हम क्यों लगाते हैं इधर, क्योंकि हमने वैल्यू चेंज करनी है। एंड ए और बी हो गया, और यहाँ पे हमने पास क्या करना है, इसका एड्रेस पास करना है। हमने यहाँ पे क्या पास करना है, इसका एड्रेस। तो ये चेंजेस करके हम फिर, और इसका वो पासिंग बाय रेफरेंस विथ पॉइंटर कर लेते हैं। अगर हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो सेम वही प्रोग्राम बन गया है, लेकिन आपने क्या किया है, सिर्फ पॉइंटर्स को यूज किया है। ठीक है, समझ आ गया है, इसका कोई इशू तो नहीं है। अच्छा जी, चलो ठीक है। तो मूव फॉरवर्ड करते हैं। हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, अपनी लैब में कुछ पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर के बारे में। जो आपकी लैब होती है अकमल साहब के साथ, तो उसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा हुआ है। सर ऐसा कुछ टॉपिक तो नहीं था, वैसे ही अच्छा फंक्शंस पर टॉपिक। ठीक है, फंक्शंस पढ़े हुए हैं, पॉइंटर्स और एरेज, और मेरे ख्याल से ये पढ़े हुए हैं। तो स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या चीज़ है हमारे पास, और इसका फ़ायदा क्या है, और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं इन द C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, ये एक कलेक्शन है वेरिएबल की, और एक सिंगल एंटिटी के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये कलेक्शन है। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, ये कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है। ठीक है, ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स अंडर ए सिंगल नेम। तो इसका नाम सिंगल होता है, और लेकिन उस सिंगल नेम में फिर मुख्तलिफ कलेक्शंस होते हैं वेरिएबल्स की। तो क्या आप करते हैं, जो नॉर्मल सिनारियो अभी जो आपने जो कुछ सीखा है, आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है कि यू वांट टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्सन। पर्सन फॉर एग्जांपल मेरे पास, मेरे क्लास में 40 कोई स्टूडेंट, 39 या इस तरह कोई स्टूडेंट्स है। ठीक है, मैं सबकी इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूँ। तो मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या सेव करूँगा, वो उसका नाम जो है वो, फिर या उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर उसका, जब अगर नॉर्मल पर्सन के बारे में, एक पर्सन के बारे में मैं सेव करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज़ के बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में करूँगा, उसका नाम सेव करूँगा, उसकी सिटीजनशिप और उसकी सैलरी। ठीक है, तो मैं यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के बारे में ये इंफॉर्मेशन में सेव करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि यू कैन इजीली क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल लाइक सिटी नेम,
सिटी नंबर और सैलरी। मैं क्या करूँगा, इस तरह वेरिएबल्स में डिफाइन करूँगा, नेम, सिटी, सिटीजन नंबर और आपका जो सैलरी है। लेकिन ये नेम जो है वो कितने नामों को सेव करेगा? एक ही नाम को सेव करेगा। सिटीजन नंबर जो है वो कितने सिटीजन नंबर को सेव करेगा? एक ही सिटीजन नंबर को सेव करेगा। और ये सैलरी कितने सैलरीज को सेव करेंगे? वो एक ही सैलरी को सेव करेगा। ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर हमारे पास ज़्यादा बंदे, फॉर एग्जांपल मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? मेरे पास 39 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं एक फिर क्या करूँगा, स्टूडेंट वन का मैं बनाऊँगा नेम वन, सिटीजन नंबर वन, सैलरी वन। हाउएवर इन द फ्यूचर यू वुड वांट टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीपल पर्सन, तो आपके पास मल्टीपल पर्सन्स भी आ सकते हैं। नाउ यू वुड नीड टू क्रिएट डिफरेंट वेरिएबल फॉर ईच इंफॉर्मेशन पर पर्सन। ठीक है। तो आपको पर पर्सन फिर अलग वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, उसका डेटा सेव करने के लिए उसके लिए अलग आपने वेरिएबल्स डिफाइन करना है। वो एरेज की बात अलग है। ठीक है। वो आपके पास एक होमोजीनियस डेटा है। फॉर एग्जांपल सैलरीज आप सेव कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर इस तरह पर्टिकुलर पर्सन के बारे में अगर इस तरह कोई चीज़ हो, मतलब आपके पास ये क्या हो, आपके पास क्या हो, उसका डेटा टाइप भी डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उसके लिए फिर आपको एक ऑर्गेनाइज तरीका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 पर्सन हो तो आप क्या करेंगे, फिर नेम वन करेंगे, सिटीजन नंबर वन करेंगे, सैलरी वन करेंगे। फिर दूसरे पर्सन के लिए क्या करेंगे, नेम टू करेंगे, सिटीजन नंबर टू करेंगे, सैलरी टू करेंगे। और फिर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पर्सन हो तो आप क्या करेंगे, 100 लोगों के लिए ये तीन तीन वेरिएबल्स आप डिफाइन करेंगे। तो ये बड़ा फिर अकवर्ड सा, बड़ा मुश्किल सा एक टास्क हो जाता है आपके लिए कि आप हर एक पर्सन के लिए अलग अलग वेरिएबल डिफाइन करेंगे। अलग अलग वेरिएबल्स जो है आप क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, उसमें डेटा एंटर करेंगे, और उसके फिर डिस्प्ले करने का तरीका भी आप बहुत सारा कोड लिखेंगे, क्योंकि आपको सेपरेटली ईच वेरिएबल को क्या करना है, आपने डिस्प्ले कराना है। तो वो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि अलग अलग वेरिएबल्स उसके लिए डिफाइन करें, यू कैन इजीली विजुअलाइज हाउ बिग एंड मेसी द कोड वुड लुक। तो वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा कोड हो जाएगा। इवन एंट्री के लिए आपको 300 लाइन्स, अगर आपके पास 100 पर्सन है, आपके पास 3 वेरिएबल्स है, तो 300 लाइन का तो सिर्फ एंट्री का कोड हो गया। फिर आप सोच ले कि आउटपुट के कितने होंगे, और वो चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा, आपका कोड जो है बहुत बड़ा हो जाएगा और बहुत मेसी हो जाएगा। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि ये कोड जो है किस पर्सन के लिए, ये कोड किस पर्सन के लिए है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मेथडोलॉजी हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ए बेटर अप्रोच विल बी टू हैव ए कलेक्शन। आप एक क्या कर लेते हैं, कलेक्शन ले लेते हैं। आप ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन अंडर ए सिंगल नेम, तो आप नेम को एक यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पर्सन आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसका कलेक्शन आप उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप थ्रू उस पर्सन के इंफॉर्मेशन के ले लेते हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग थ्री डिफाइनिंग थ्री थ्री वेरिएबल्स फॉर ईच पर्सन, आप फिर 100 पर्सन डिफाइन कर लेते हैं, और उस हर एक का फिर, और उसका एरे भी फिर आप बना सकते हैं पर्सन का। तो वो फिर आपके पास एक बहुत एक कंप्रिहेंसिव किस्म का और बहुत सॉलिड किस्म का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड यूज इट फॉर एवरी पर्सन। नाउ द कोड विल लुक मच cleaner, readable and efficient as well. This collection of all related information under a single name person is a structure। तो ये अगर ये जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अंडर ए सिंगल नेम, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। तो अभी आप जब अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आप पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर को बनाते किस तरह है, क्या इसका है, और इसकी एंट्री हम पर पर्सन किस तरह करते हैं और क्या करते हैं, तो वो आपके लिए एक इजी अभी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना। अभी तक कोई क्वेश्चन है? बता दें मुझे अगर कोई क्वेश्चन है।
सर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? स्ट्रक्चर जो है, फंक्शन आपकी जस्ट एक फंक्शनैलिटी डिफाइन करता है। स्ट्रक्चर जो है आपका डेटा, आपका जो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डेटा है, स्टूडेंट का क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट का नाम चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और ये चीज़ चाहिए। तो फंक्शन के अंदर जो है वो कोई डेटा तो सेव नहीं होता ना, वो तो आपका डेटा तो सेव, वो आपकी जस्ट एक फंक्शनैलिटी होती है। स्ट्रक्चर में आपका पूरा का पूरा डेटा, आप एक फुटप्रिंट बना लेते हैं उस डेटा का, कि डेटा हमारा क्या होगा और उसमें क्या-क्या वेरिएबल्स होंगे, तो वो एक फुटप्रिंट बना लेते हैं और वो आपका बज़ाते खुद ये एक सेल्फ मेड आपके वेरिएबल्स बन जाते हैं। जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल होते हैं, वो आपका एक सेल्फ मेड वेरिएबल बन जाता है। तो जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसकी समझ आ जाएगी अभी कंप्लीट के मैंने कि हम किस तरह हाउ टू डिक्लेयर ए स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, स्ट्रक्ट की कीवर्ड यूज़ किया, डिफाइन ए स्ट्रक्चर टाइप फॉलोड बाय एन आइडेंटिफायर, और हम उसका स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर एक डिफाइन किया है और उसको यहाँ पे एक नाम दे देते हैं। तो स्ट्रक्चर पर्सन, पर्सन का एक हमने नाम दे दिया है इसको, ठीक है। फिर क्या है, देन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस, हम ये इसकी बॉडी जो है कर्ली ब्रैकेट से शुरू होती है और कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये आपने लाजमी बात याद रखनी है कि स्ट्रक्चर का जो आपका आपकी बॉडी है, स्ट्रक्चर की जो बॉडी है वो किस चीज़ से एंड होती है, सेमी कॉलन आपने यहाँ पे ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सेमी कॉलन आपने ज़रूर लगाना है। जो कर्ली ब्रैकेट आपकी बंद होती है, इसके बाद आपने सेमी कॉलन, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसकी प्रोग्रामिंग आप स्ट्रक्चर को डिफाइन आप इस तरह करते हैं, ठीक है। तो इनसाइड फिर आप क्या कर लेते हैं, इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस यू कैन डिक्लेयर वन और मोर नंबर, ठीक है। तो हमें पर्सन का क्या चाहिए था, उसका नाम चाहिए था। तो हमने स्ट्रक्चर के अंदर उसका जो यहाँ पे करेक्टर टाइप का नाम हमने 50 साइज का बनाया है, ठीक है। तो उसमें इसमें इसका क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा, एक इंटीजर हमने बनाया है, उसमें क्या स्टोर होगा, उसका एज स्टोर होगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो फ्लोट सैलरी, के उसकी सैलरी हमने इस सैलरी वेरिएबल में उसकी स्टोर होगी। तो एक ही स्ट्रक्चर था हमारे पास, हमने उसमें 3 डेटा टाइप्स के वेरिएबल बनाए हैं। एक करेक्टर डेटा टाइप, दूसरा इंटीजर डेटा टाइप और तीसरा क्या है, फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। तो हमने 3 किस्म के वेरिएबल्स एक ही स्ट्रक्चर में डिफाइन किए हैं। तो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की डिफिनीशन करते हैं। So here a structure person is defined which has 3 numbers, एक है 3 members, सॉरी 3 इसके 3 मेंबर है, एक नेम है, एक एज है और एक क्या है, सैलरी। और आपने रिमेंबर करना है टू एंड द डिक्लेरेशन विद ए सेमी कॉलन, ठीक है। तो आपने सेमी कॉलन आपने यहाँ पे बनाना है, सॉरी इधर लगाना है, सेमी कॉलन से आपने बंद करना है। तो ये एक स्ट्रक्चर की डिफिनीशन, आप डिफाइन किस तरह का, जिस तरह फंक्शंस डिफाइन करते हैं उस तरह आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन में फंक्शनैलिटी होती है, इसमें सारा के सारा क्या होता है, डेटा हमारे पास होता है। यहाँ पे तक कोई क्वेश्चन हो तो बता देंगे। ठीक है, आगे जाएं। अच्छा, यहाँ पे इसकी डिफिनीशन, फिर दूसरा स्टेप आता है इसके, जो है हाउ टू डिफाइन स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अभी आप इसके हजारों आप वेरिएबल्स इसके बना सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल हम हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है, सॉरी हमारे पास क्या क्या वेरिएबल है, हमारे पास इंटीजर है, हमारे पास फ्लोट है, हमारे पास करेक्टर है। तो इंट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल इंट x इक्वल टू 10 हम कर लेते हैं, या इंट x हम डिफाइन कर लेते हैं, फ्लोट y हम डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपने ये स्ट्रक्चर बनाया है पर्सन का, ठीक है,
तो ये आपका एक डेटा टाइप बन जाता है। ये आपका एक सेल्फ मेड जो डेटा टाइप है वो बन जाता है। तो अगर आप एक पर्सन को अभी डिफाइन करते हैं तो आप क्या करते हैं, पर्सन उसका नाम ले लेते हैं, जो स्ट्रक्चर का नाम आपने इधर से किया है, और आप क्या कर लेते हैं P1। ठीक है, तो आपका क्या है, इस P1 आपका एक वेरिएबल आपका एक बन जाता है। आप टाइप, इसका टाइप क्या है, इसका टाइप है पर्सन, और पर्सन की स्ट्रक्चर आपने इधर बनाया है। आप दूसरा पर्सन बनाते हैं, दूसरे पर्सन के इंफॉर्मेशन P2, फिर P3 आपका आ गया, फिर P4 आ गया। जो भी जितने भी वेरिएबल्स आप बना सकते हैं, इस टाइप के वेरिएबल आप बना सकते हैं। आपका टाइप क्या होगा, पर्सन होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइप क्या था, डेटा टाइप इंटीजर था, यहाँ पे फ्लोट था, यहाँ पे क्या होगा, पर्सन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ पर्सन के जो है वेरिएबल आप बना सकते हैं। तो एक ही वेरिएबल एक पर्सन को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, तो हम आगे जाएंगे कि इसमें हमने फिर इसको किस तरह, इसमें डेटा किस तरह फीड करना है, इसको फिर डिस्प्ले किस तरह कराना है, वो स्टेप वाइज हम चलेंगे। तो अभी हम क्या, तो वंस यू डिक्लेयर्ड ए स्ट्रक्चर पर्सन, आपने एक पर्सन का जो स्ट्रक्चर है वो डिक्लेयर कर लिया है। हमने पिछले स्लाइड में डिक्लेयर किया था कि स्ट्रक्ट पर्सन, और फिर उसके जितने भी वेरिएबल्स हैं हमने वहाँ पे उसके बॉडी के अंदर डिफाइन किए हैं। यू कैन डिफाइन ए स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो आप फिर मेन के अंदर या फिर किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आप उसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन जो है जिसका नाम बिल है, ठीक है, तो मैं उसका एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, पर्सन और फिर बिल P1 भी कर सकता हूँ। जो भी वेरिएबल, जो नॉर्मल वेरिएबल के रूल होते हैं नेमिंग कन्वेंशन के, वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। तो here a structure variable bill is defined which is of type structure person। जो इसका डेटा टाइप है वो क्या बन गया है, पर्सन बन गया है। When structure variable is defined only then the required memory is allocated by the compiler। तो आप यहाँ पे जो मेन के अंदर या फिर किसी और फंक्शन के अंदर जब उसका जो आपका है जब वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके लिए फिर मेमोरी एलोकेट हो जाती है। जब सिर्फ स्ट्रक्चर का कोड लिखते हैं तो कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। हाँ, जब इसका वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए फिर मेमोरी एलोकेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको आप जहन में रखें कि जब आप स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने जो पिछली स्लाइड में हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, कोई इसके लिए कोई मेमोरी रिजर्व नहीं होती। नेम के लिए, एज के लिए, सैलरी के लिए, कोई भी इसके लिए मेमोरी रिजर्व नहीं होती। नॉर्मल जो हम मेन में इंटीजर ए इंटीजर बी करते हैं तो उसके लिए मेमोरी रिजर्व हो जाती है। ठीक, लेकिन इसमें जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, इसके लिए मेमोरी रिजर्व नहीं होती। मेमोरी कब रिजर्व हो जाती है, जब आप इसका वेरिएबल बनाते हैं किसी फंक्शन या फिर मेन फंक्शन के अंदर। जब आप इसका फॉर एग्जांपल बिल का हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है, तो व्हेन स्ट्रक्चर वेरिएबल इज डिफाइंड, जब यहाँ पे डिफाइन हो जाता है, ओनली देन द रिक्वायर्ड मेमोरी इज एलोकेटेड बाय द कंपाइलर, तो तभी ये इसकी मेमोरी एलोकेशन हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल इस पर्सन के लिए कितनी वेरिएबल्स, कितनी जब हम करते हैं यहाँ पे अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं इंट मेन, आपका हो गया मेन में आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ पर्सन P1 में करता हूँ। ठीक है, तो P1 के लिए जब मैं यहाँ पे करता हूँ ये पर्सन P1, तो इसके लिए कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाती है, कोई अंदाजा है कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाती है? सर 4 बाइट्स। 4 बाइट्स किस तरह? मैं आपको डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे कि एक मिनट, थोड़ा सा इसको ऊपर ये, तो फ्लोट जो है वो कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, इंटीजर जो है वो कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स वो भी लेता है। ठीक है, कैरेक्टर जो है
वो कितने बाइट्स लेता है? 1 बाइट लेता है, 1 बाइट। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं P1, तो यहाँ पे कितनी मेमोरी एलोकेट हो जाती है? सर 9 बाइट्स। 9 बाइट्स हो जाएगी या कितनी हो जाएगी? दोबारा सोचे आप। यहाँ पे नेम, 1 नेम, बाइट। हाँ, नेम हमने कितना 1 बाइट सर। सर 1 बाइट। सर 1 बाइट हो गई। 1 बाइट हो गई है। क्यों 1 बाइट हो गई है? अच्छा, पर्सन के अंदर जो है, सर जस्ट नेम, जो नेम टाइप करना है इसलिए। अच्छा अच्छा, अभी हम पर्सन पे आ जाते हैं। ये तो मैंने जनरल अभी आपको बताया कि सी प्लस प्लस में क्या है, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स यूज होती है, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, करेक्टर के लिए 1 बाइट यूज होती है। पर्सन के अंदर हम अभी आ जाते हैं, ये जो इसमें डिफाइंड है, करेक्टर नेम ऑफ साइज 50। तो एक करेक्टर के लिए 1 बाइट है, नेम के लिए कितने बाइट जगह घेरेगा ये? 50 बाइट। 1 into 50 बाइट्स। ठीक है, तो आपका एक जो है वो 50 बाइट्स हो जाएगा। 1 into 4 बाइट्स फॉर एज, और 1 into 4 बाइट्स फॉर सैलरी। तो ये आपकी कितनी जो है वो यहाँ पे कितने बाइट्स आपकी हो गई है? 54 4, तो 58 बाइट्स। तो अब अगर आप सिर्फ P1 करते हैं तो यहाँ पे कितनी मेमोरी रिजर्व हो जाती है? 58 बाइट्स, क्योंकि यहाँ पे नेम कैरेक्टर एरे है ना आपके पास, तो 1 बाइट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, तो 50 कैरेक्टर के लिए कितने बाइट्स? 50 बाइट्स। एक एज के लिए इंटीजर टाइप है तो उसके लिए कितनी बाइट जगह होगी? 4 बाइट्स। फ्लोट के लिए कितनी जगह होगी रिक्वायर्ड? 4 बाइट्स। तो अगर आप P1 करते हैं तो यहाँ पे कितने बाइट्स आपकी जगह जो है मेमोरी में रिजर्व हो जाएगी? वो 58 बाइट्स। कितने बाइट्स? 58 बाइट्स। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? सर ये जो नेम के लिए हमने 50 बाइट्स आपने हाँ मल्टीप्लाई किया 1 को 50 के साथ, हाँ तो नेम तो हमारे पास बिल है, तो उसके तो 4 करेक्टर है, हाँ, तो लेकिन 1 को आपने 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नहीं, आप रिजर्व तो 50 बाइट्स करते हैं ना, आप फिर यूज 4 बाइट्स करते हैं। तो ओके यही सर। यही तो एरे का प्रॉब्लम है ना, कि हमने पॉइंटर्स इस वजह से पढ़ा है कि एरे में तो आप एक बार एक साइज डिफाइन कर लेते हैं। अभी आपकी मर्जी, आपने 100 बाइट्स की एक एरे डिफाइन कर ली तो मेमोरी में उसके लिए 100 बाइट्स ही रिजर्व होंगे ना। अभी आपकी मर्जी, आप 1 बाइट यूज करते हैं, 10 बाइट यूज करते हैं, 99 बाइट्स यूज करते हैं, वो तो आपकी मर्जी। लेकिन आपके लिए जगह जो रिजर्व होगी वो उतनी ही होगी जितनी आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे नेम के लिए आप 50 बाइट्स डिफाइन करते हैं, तो 50 बाइट्स आपके लिए रिजर्व हो जाएगी। और कोई कंफ्यूजन है इसमें? ठीक है, ओके जी। अच्छा, तो ये सारी जो हमने कैलकुलेशन की है वो यहाँ पे आपने वो सारी उसकी है जो एक्सप्लेनेशन है वो इधर। ठीक, फिर आप फिर क्या कर लेते हैं, जो किसी स्ट्रक्चर का उसके अंदर जो एक वेरिएबल होता है ना, यहाँ पे स्ट्रक्चर में, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ठीक है, तो इसके अंदर 3 किस्म के वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, एक नेम है, एक एज है, तीसरा क्या है आपके पास? सैलरी है। तो आप स्ट्रक्चर तो आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डिफाइन किया है पर्सन बिल। ठीक है, तो वो आपका नेम नहीं था उसका, वो आप जो रेफर कर रहे थे ना, कौन रेफर कर रहा था, वो आपका नेम नहीं था, वो स्ट्रक्चर का वेरिएबल का नेम था। बिल जो था वो क्या था? स्ट्रक्चर के वेरिएबल का नेम था। वो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, जो पर्सन टाइप, जो पर्सन वेरिएबल था आपका, उसका नाम क्या था? बिल था। ठीक है, जो नेम है वो फिर जो पर्सन के अंदर अपना एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपने स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया है,
स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी डिफाइन कर लिया है। अभी आप इसके अंदर जितने भी आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो इसके अंदर एक्सेस आप किस तरह करेंगे? फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम को आप किस तरह वैल्यू देंगे, या फिर एज को आप किस तरह वैल्यू किस तरह देंगे, सैलरी को किस तरह वैल्यू किस तरह देंगे, इसको एक्सेस किस तरह करेंगे, इसको डिस्प्ले किस तरह करेंगे, इसमें चेंजेस किस तरह करेंगे। ठीक है, तो ये भी है ना, आपका तो स्ट्रक्चर बन गया है, आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल भी डिफाइन हो गया है यहाँ पे। लेकिन अभी आपने यहाँ तक पहुँचना है, नेम, एज और सैलरी तक भी पहुँचना है ना, इसको भी चेंज करना है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर। इसको क्या कहते हैं? डॉट ऑपरेटर। तो सिंपली डॉट जो होता है वो आपका एक ऑपरेटर होता है। द मेंबर, जो मेंबर्स होते हैं, पर्सन के कितने मेंबर्स थे? 3 मेंबर्स थे। एक का नाम था नेम, दूसरे का नाम था एज, तीसरे का नाम क्या था? सैलरी। ठीक है, तो ये 3 मेंबर्स थे उसके, जो उसके अंदर जो वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हैं वो उसके क्या बन जाते हैं? मेंबर्स बन जाते हैं। तो द मेंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल इज एक्सेस्ड यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो वो आप किस ऑपरेटर से? डॉट ऑपरेटर। तो उससे पहले आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? उसका नाम, फॉर एग्जांपल आपने एक डिफाइन किया है पर्सन, आपने किया है P1। ठीक है, तो P1 जो पर्सन 1 है आपका, वो आप क्या करते हैं? P1 डॉट नेम इक्वल टू, तो आप क्या कर लेते हैं? P1 का जो नेम है, ठीक है, आपके पास P1 भी है, आपके पास P2 भी है, आपके पास P3 भी है, इवन आप इसका एरे एक बना सकते हैं। ठीक है, तो P1 का जो नेम है वो क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल आपके पास अली है उसका नेम। ठीक है, P1 की एज क्या है? ठीक है, उसका एज फॉर एग्जांपल 21 है। और फिर P1 की सैलरी क्या है? P1 डॉट सैलरी। तो उसकी सैलरी क्या है? तो इसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 25,000 है। ठीक है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन हो गई। ये किस वेरिएबल की इंफॉर्मेशन हो गई? ये P1 की। तो मैं इसको सेमी कॉलन भी यहाँ पे मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो ये P1 के, फिर आप P2 की इंफॉर्मेशन सेव करते हैं, तो P2 डॉट नेम यहाँ पे हो गया है। फिर वो क्या है? फॉर एग्जांपल कोई भी मोहम्मद है। ठीक है, मोहम्मद अली। ठीक है, तो ये आपके पास उसका नाम आ गया है। फिर P2 की का एज क्या है? वो आपका फॉर एग्जांपल 23 है। और P2 की सैलरी क्या है? सैलरी इक्वल टू उसकी सैलरी 50,000 है। तो ये आपकी, ये इंफॉर्मेशन किसकी हो गई है? ये P1 की। तो अभी आप ये खुद अंदाजा लगाइए कितना आसान हो जाता है हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना कि ये कोड किससे रिलेटेड है। ये P1 से रिलेटेड है। ये कोड किससे रिलेटेड है? ये P2 से रिलेटेड। और आपको मजीद इसके वेरिएबल्स भी आप मेन उसके स्ट्रक्चर के वेरिएबल डिफाइन करते हैं। ठीक, और फिर आप मजीद मतलब उसके नाम के लिए, उसके एज के लिए या उसकी सैलरी के लिए मजीद आप वेरिएबल डिफाइन नहीं करते। आप जस्ट उस मेन वेरिएबल से, जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, उसके ज़रिए से आप उस दूसरे जो उसके अंदर, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल पड़े हुए हैं, मेंबर्स हैं, उसके उसको उसका एक्सेस आपको मिल जाता है। तो ये आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे क्या होता है? जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल नेम होता है। आपने यहाँ पे वेरिएबल नेम एक डिफाइन किया है आप टाइप स्ट्रक्चर P1। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वही वेरिएबल नेम होता है, फिर डॉट होता है, और फिर आप उस स्ट्रक्चर के किस वेरिएबल को आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसका राइट साइड पे उसका नाम होगा। और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, या नॉर्मल वेरिएबल की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। देयर इज नो इशू। जिस तरह आप इंटीजर टाइप को यूज करते हैं, जिस तरह फ्लोटिंग टाइप, जिस तरह आप कैरेक्टर टाइप, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स आप यूज करते हैं, ये भी आपके नॉर्मल वेरिएबल्स हैं। तो सर यहाँ सपोज पे हम एरे भी यूज कर सकते हैं एरेज भी पर्सन यूज में। कर सकते हैं। आप क्या यूज कर सकते हैं? आप पॉइंटर्स भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 पर्सन है, तो आप क्या कर ले? आप P और यहाँ पे 100 कर ले।
ठीक है। तो आप P100 कर ले तो आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर के वेरिएबल के 100, तो आप यहाँ पे फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पहला पर्सन कौन सा आ जाएगा, P0 आ जाएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, P0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, P0 आ जाएगा। जो दूसरा पर्सन होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्सिंग फिर आप यूज कर लेंगे ना, P1 P1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी P1 हो जाएगा, यहाँ पे भी P1 हो जाएगा। तो आप इस तरह एरेज भी पर्सन के डिफाइन कर सकते हैं, आप पॉइंटर्स भी, जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल के पॉइंटर आप करते हैं, एरेज आप डिफाइन करते हैं, इसी तरह इसके भी आप एरेज, पॉइंटर्स, नॉर्मल वेरिएबल्स आप इसके डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आपके लिए, आप थ्रू लूप इसके सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर ये जो पर्सन हमने डिफाइन किया है, ये हम मेन के ऊपर डिफाइन करेंगे या मेन के जी, अंदर? किसी भी फंक्शन में, मेन फंक्शन में या किसी भी फंक्शन में आप डिफाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर है, ग्लोबल स्ट्रक्चर होता है, उसको आप किसी भी फंक्शन में आप यूज कर सकते हैं। जिस तरह आपके ग्लोबल वेरिएबल होता है, इस तरह स्ट्रक्चर भी आपका ग्लोबल एक स्ट्रक्चर होता है। तो नॉर्मली मेन के अंदर हम यूज करते हैं, लेकिन आप किसी भी फंक्शन के अंदर इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। सपोज यू वांट टू एक्सेस एज ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बिल एंड असाइन इट 50, तो ये हमने ऑलरेडी कर लिया है कि बिल डॉट एज इक्वल टू 50 आ गया, तो हमने सारे यहाँ पे वो कर लिए थे। तो ये मैंने एक लिखा है, प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है वो ये क्या करता है, वही जो पर्सन की एग्जांपल हम ले रहे थे, सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू असाइन डेटा टू मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड डिस्प्ले। तो आप किस तरह मेंबर्स को असाइन किस तरह डेटा करते हैं और फिर इसको डिस्प्ले किस तरह कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर की डिफिनीशन है वो यहाँ पे ग्लोबल होगी। किस तरह होगी, ग्लोबल होगी, ये मेन से ऊपर आप डिफाइन करेंगे। जो मेन आपका फंक्शन है ना, या जो भी फंक्शन है, सारे फंक्शंस के ऊपर जो है वो आपका स्ट्रक्चर का ही डिफिनीशन होगी। तो डिफाइन किस तरह करेंगे, विद द कीवर्ड स्ट्रक्ट, और फिर उसका नाम आप लिखेंगे। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट से इसकी बॉडी शुरू होती है, कर्ली ब्रैकेट, और फिर सेमी कॉलन से इसकी बॉडी खत्म हो जाती है। यहाँ पे आप जो भी डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप डिफाइन कर ले, उसके जितने भी वेरिएबल्स आप डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पर्सन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं, कि इसका नाम, उसका एज और उसकी सैलरी। फिर हम मेन में आ जाते हैं, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर का डिफिनीशन क्लोज हो गया, मेन में आ जाते हैं। हमने P1 का एक बनाया है, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल हमने बनाया। P1 के लिए कितनी मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, 58 बाइट्स, वो हमने पहले हिसाब किताब कर लिया था। ठीक है, तो वो 58 बाइट्स की मेमोरी जो है वो P1 के लिए हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि एंटर फुल नेम। तो आप एंटर फुल नेम करते हैं, तो अगर आप स्पेसिस बीच में कंसिडर करते हैं तो आप यहाँ पे गेट आप करते हैं, CIN.get। ये हमने पढ़ा हुआ था या नहीं पढ़ा हुआ था, नहीं सर, नहीं पढ़ा हुआ था। सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा हुआ था, अच्छा। तो ये CIN में हमारे पास एक मसला था, शायद मैं समझा शायद हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो CIN में हमारे पास एक मसला था कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे हो ना, मैं आपको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें ही थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं मैं से यहाँ पे। तो CIN में हमारे पास एक मसला था, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे एक करेक्टर टाइप बना लेते हैं नेम, और यहाँ पे इसकी 50 साइज असाइन कर लेते हैं। अगर हम सिर्फ करते हैं, ये नेम हम डिफाइन कर, फिर अगर हम करते हैं CIN नेम, ठीक है, तो ये, और फिर हम करते हैं Cout नेम हम करते हैं, और फिर NL हम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे अगर हम नेम डिफाइन करते हैं, तो मैं अगर कोई कहता हूँ खान, ठीक है,
तो वो डिस्प्ले भी कर लेता है, यहाँ पे खान हमें डिस्प्ले भी करा लेता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मोहम्मद आमिर, मैं यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, तो ये यहाँ पे क्या सेव करता है, सिर्फ मोहम्मद सेव करता है। समझ में आ रही है ना बात आपकी? तो ये सिर्फ यहाँ पे जो स्पेस आ जाता है वो फिर स्पेस से अगले वाला हिस्सा यहाँ पे सेव नहीं करता। CIN में ये एक मसला है। तो हम यहाँ पे दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। CIN.get का जो फंक्शन है, तो जो गेट का एक फंक्शन है वो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नेम और उसका फिर साइज भी हमें मेरे ख्याल से डिफाइन करना पड़ेगा। हाँ, उसका जो साइज है वो यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं कि 50 करेक्टर इसमें वो करेगा। तो यहाँ पे अगर हम CIN.get कर लेते हैं उस एरे का नाम, कैरेक्टर एरे का, और यहाँ पे उसकी साइज डिफाइन कर लेते हैं, तो ये क्या हमें कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मोहम्मद आमिर, तो ये मुझे क्या डिस्प्ले कर लेता है, वही मोहम्मद आमिर मुझे डिस्प्ले करा लेता है। ये आप जो भी जब भी आप कोई नेम एंटर कराना चाहते हैं, तो आप लाजमी ये जहन में रखें कि आपने ये कमांड यूज करना है, CIN.get, या फिर CIN.get लाइन भी आपका हो सकता है। CIN.get लाइन भी है मेरे ख्याल से, गेट लाइन, सॉरी, गेट लाइन, ठीक है। उसमें मेरे ख्याल से वो फिर आपकी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, गेट लाइन, और उसमें भी आपको ठीक है, उसमें भी ठीक है। तो आप मोहम्मद आमिर चले, गेट लाइन को छोड़ दे, आप सिर्फ गेट से आप कर ले बस, वो ठीक है आपके लिए। गेट लाइन भी था लेकिन उसको मैंने वो दोबारा, तो आप जब भी नेम एंटर कराते हैं तो आप क्या करें, मोहम्मद आमिर आप करते हैं तो हम मोहम्मद आमिर ही आपका डिस्प्ले हो जाए। तो आप ये कमांड यूज कर लिया करें, ये लाजमी बात है, CIN.get, ठीक है। ये आप ये कमांड लाजमी आप यूज कर लिया करें। मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इस वजह से मैंने किया है CIN.get, क्योंकि आपकी स्पेसेस जो नेम में आती है वो भी इधर आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास CIN.get, और यहाँ पे जो करेक्टर एरे है उसका नाम, तो करेक्टर एरे P1.name, और फिर उसका साइज क्या था, 50 था। एंटर एज, तो नॉर्मल इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट आप इस तरह CIN और इस साइन से आप कर सकते हैं। तो P1.age आपका हो गया है। सैलरी, P1.salary आपकी हो गई है। और फिर आप यहाँ पे जाते हैं, उसको डिस्प्ले किस तरह कराते हैं, वही सेम P1.name, P1.age, P1.salary, ठीक है। और फिर आप रिटर्न कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ये लिखते हैं मोहम्मद आमिर, एज 27 और सैलरी 20,000, तो ये डिस्प्ले आपको कर लेता है। हम इसको रन कर लेते हैं यहाँ पे, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। एग्जाम्पल 3 है हमारा। मैं इसको कंपाइल एंड रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो एंटर फर्स्ट नेम मोहम्मद अब्बास हो गया है, ठीक है। उसकी एज 45 है, उसकी सैलरी क्या है, 80,000 है, ठीक है। ये मुझे वही जो है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर गया है कि नेम मोहम्मद अब्बास, एज 45, और इसकी सैलरी क्या है, 80,000 है। तो ये जो है वो एक प्रोग्राम था आपके समझने के लिए कि स्ट्रक्चर को आप डिफाइन किस तरह करते हैं, स्ट्रक्चर का वेरिएबल किस तरह डिफाइन करते हैं, और फिर स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज करके उसके मेंबर तक एक्सेस किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, और उसके मेंबर्स को आप किस तरह चेंज और डिस्प्ले
और वट एवर ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है तो वो ऑपरेशन किस तरह आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। सर कैरेक्टर नेम 50 जहाँ पे हमने ऊपर स्ट्रक्चर पर्सन में डिफाइन किया है, तो उसको अगर हम वहाँ पे 50 नहीं लिखते एंड जस्ट एरे डिफाइन कर देते हैं और नीचे जाके हम उसमें 50 लिखते हैं, साइज डिफाइन करते हैं, तो क्या चल जाएगा? नहीं, वो असल में एरे में ये मसला है कि आप जब भी एरे डिफाइन करते हैं उसके साथ ही उसकी साइज भी डिफाइन करते हैं और उसकी साइज भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये सी प्लस प्लस में एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप करते हैं यहाँ पे आप इंटीजर नेम साइज आप कर लेते हैं 50। ठीक, तो आप यहाँ पे नेम साइज अगर आप करते हैं तो ये भी आपको एरर देगा। आपको एरर देना चाहिए, इसको एरर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर नहीं देना चाहिए। ये आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा? वो कहेगा कि ये आपके पास वेरिएबल है, तो आपका इवन यहाँ पे इसका जो साइज है वो वेरिएबल भी नहीं होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। सर तो हम अगर इसको हम कैरेक्टर नेम साइज डिफाइन करें, कैरेक्टर नेम साइज, तो जो भी आप होगा तो वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, आपकी या फिर कांस्टेंट वैल्यू होगी। इवन अगर आप वेरिएबल भी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, CONST कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। जब अभी आप मैं इसको करता हूँ, रन करता हूँ, ये तो मुझे सर ये शायद इसलिए क्योंकि एरे हमारी कैरेक्टर है एंड उसके अंदर फिर इंटीजर है। नहीं, इंटीजर तो साइज तो आपका इंटीजर ही होगा ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 50 करता हूँ तो वो भी आपका यहाँ पे होगा। वो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप स्ट्रक्चर में आप इस तरह अगर हम इसको ग्लोबली करें तो स्ट्रक्चर में आप इस तरह कांस्टेंट वेरिएबल आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये मेरे ख्याल से रिस्ट्रिक्शन होगी। तो अगर मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे और फिर ये नेम साइज में इधर कर लेता हूँ तो शायद ये मुझे एरर नहीं देगा। हाँ ठीक है, अभी ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में फिर आप डिफाइन नहीं कर सकते कांस्टेंट। तो ये भी आपके लिए एक लेसन बन गया है। आप जो भी करेंगे खान अली और फिर इसका 834 और जो भी सैलरी है इसकी, तो वो आपकी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। जब भी इवन यहाँ पे आपको एरे का साइज डिफाइन करा वो भी कांस्टेंट होगा या फिर कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, या फिर कांस्टेंट वेरिएबल होगा। ये कौन सा है हमारे पास? कांस्टेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से अगर हम कांस्टेंट हटा देते हैं और यहाँ पे नेम साइज हम लिख लेते हैं तो ये हमें इसको एरर देना चाहिए मुझे। हाँ, यहाँ पे एरर दे दिया है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसका जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसकी जो साइज है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर लेते हैं? कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर एरर जो है वो खत्म हो जाता है। चलिए अभी ठीक है, ये हम आपने एक जहन में रखना है ये चीज़। तो अगर आपके आसानी के लिए मैं फिर इसको 50 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ट्रांसमिट वगैरह यहाँ से खत्म कर लेते हैं। ठीक है, इसमें है कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, तो आगे जाते हैं। तो जिस तरह हमारे नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल्स को भी हम फंक्शन के थ्रू जो है वो पास कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल, जो पर्सन P1, ये भी एक वेरिएबल आपके पास। P1 आपके पास क्या है? वेरिएबल है ऑफ टाइप पर्सन। ठीक है, अगर हम इंटीजर यहाँ पे डिफाइन करते हैं वो एक वेरिएबल है ऑफ टाइप इंटीजर। ये इसकी डेटा टाइप क्या है? P1 की डेटा टाइप हमारे पास क्या है? P1 की डेटा टाइप हमारे पास क्या है? पर्सन।
ठीक है। तो ये पर्सन डेटा टाइप है हमारे पास, तो वो पर्सन का स्ट्रक्चर हमने ऊपर बना लिया है। तो जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स को हम फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, इसी तरह जो हमारे पास स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स है उसको भी हम फंक्शन में एज एन आर्गुमेंट क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी पास टू ए फंक्शन एंड रिटर्न इन सिमिलर वे एज नॉर्मल आर्गुमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल जितने भी आपके वेरिएबल होते हैं नॉर्मल आर्गुमेंट में आप पास कर सकते हैं। इसी तरह फंक्शन के भी जो स्ट्रक्चर के भी आप उसी तरह पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि हम किस तरह नॉर्मल जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल है हम किस तरह पास कर सकते हैं। हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, वही पुराना स्ट्रक्चर है, पर्सन नाम है इसका, नेम एज और सैलरी की वेरिएबल है। हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं यहाँ पे। एक है आपका गेट डाटा, ठीक है। तो अब क्या है इसकी जो है वो नाम क्या है, गेट डाटा है। ये रिटर्न हमें क्या, इवन आपका जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो रिटर्न भी हो सकता है और एज एन आर्गुमेंट भी पास हो सकता है, ठीक है। तो ये रिटर्न हमें क्या करेगा, जिस तरह आपका नॉर्मल इंटीजर जो है वो रिटर्न भी हो सकता है किसी फंक्शन से और उसके आर्गुमेंट में भी आप पास कर सकते हैं। तो ये रिटर्न हमें क्या करेगा, पर्सन करेगा, और ये एज एन आर्गुमेंट क्या लेगा, वो भी डेटा टाइप एज ए पर्सन लेगा। फिर हमारे पास दूसरा फंक्शन है डिस्प्ले डेटा, वो एज एन आर्गुमेंट क्या लेगा, वो पर्सन वेरिएबल लेगा, ठीक है। रिटर्न हमें क्या करेगा, कुछ भी वाइड मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। यहाँ पे हमने पर्सन पी एक डिफाइन किया है, उसका गेट डेटा किया है पी इक्वल टू गेट डेटा पी, ठीक है। तो पी में क्या आ जाएगा, जो गेट डेटा आपका पी वहाँ पे पास करते हैं, और फिर आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्ले डेटा पी आ जाएगा, और फिर रिटर्न जीरो, और फिर यहाँ पे इसका मेन का जो मेन की बॉडी है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। फिर आप इसकी जो बॉडी है, जो दोनों फंक्शंस की बॉडी है वो यहाँ पे आ गई है। तो हमने क्या किया है, गेट डेटा, तो ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है, पर्सन। तो ये रिटर्न क्या करेगा, पी क्या करेगा, पी रिटर्न करेगा। पी यहाँ पे पर्सन पी यहाँ पे डिफाइंड है, ठीक है। तो पर्सन पी यहाँ पे डिफाइंड है, उसी पी को ये क्या करेगा, रिटर्न भी करेगा। तो यहाँ पे वही जो एंट्री वाला कोड है हमने इधर लिख लिया है, ठीक है। तो एंटर फुल नेम, इंटर एज और इंटर सैलरी यहाँ पे हो गया। और फिर डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा किसका करेगा, पर्सन पी का करेगा। और फिर डिस्प्ले डेटा पी डॉट नेम आपका इधर हो गया, पी डॉट एज आपका इधर हो गया, पी डॉट सैलरी आपकी इधर हो गई। तो हमने दो फंक्शन डिफाइन किए हैं इसके अंदर, और टू सेपरेट चीज़ें। तो इसका ही आउटपुट सेम एज इट इज़ होगा जिस तरह प्रीवियस प्रोग्राम का। तो हम यहाँ पे इसको पहले सेव एज करते हैं, सेव एज करते हैं, एग्जाम्पल 4 हम कर लेते हैं, एग्जाम्पल 4, और फिर स्ट्रक्चर वेरिएबल एंड डिस्प्ले थ्रू फंक्शंस, ठीक है। तो हम फंक्शन यहाँ पे, तो हमने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन किया, वही स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने क्या किया है फिर हमने यहाँ पे एक फंक्शन की डिफिनीशन रखी है, फंक्शन गेट डेटा, गेट डेटा हमारे पास, या फिर गेट को मैं स्मॉल कर लेता हूँ, गेट डेटा हमारे पास हो गया, और ये एज ए आर्गुमेंट क्या लेगा, पर्सन, ठीक है। तो ये तो आपकी स्ट्रक्चर की जो आपकी डिफिनीशन है स्ट्रक्चर की, वो सबसे ऊपर होनी चाहिए ताकि सब फंक्शन इसको यूज कर सके, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, वाइड डिस्प्ले डेटा आपके पास, और फिर किसका डिस्प्ले करेगा, पर्सन का डिस्प्ले करेगा। तो ये हमारे पास ये एक हो गया है हमारे पास, जो इसकी डिफिनीशन है वो यहाँ पे हो गई है। तो हम क्या करेंगे, गेट डेटा में क्या करेंगे, पर्सन गेट डेटा, और फिर यहाँ पे पर्सन पी हम एक डिफाइन कर लेते हैं। तो पर्सन पी हमने डिफाइन किया, जो गेट वाला है वो यहाँ पे हम जस्ट यहाँ पे कट कर लेते हैं, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पी था, तो यहाँ पे हमारे पास पी आ जाएगा, P1
पी आपका इधर आ गया है और यहाँ पे भी क्या आ गया है, पी आ गया है, लेकिन ये रिटर्न भी करेगा, तो रिटर्न इसको कुछ करना चाहिए, रिटर्न पी, वही पी को वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फिर हम दूसरा एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, वाइड डिस्प्ले डेटा हमारे पास आ गया है, और फिर पर्सन, जो भी आप यहाँ पे, ये आपका लोकल वेरिएबल बन जाएगा, तो आप इसको कोई भी आप नाम दे सकते हैं। और फिर जो डिस्प्ले का जो है यहाँ पे कोड, वो आपका कंट्रोल एक्स हो गया है, और फिर यहाँ पे कंट्रोल वी हो गया है, और फिर यहाँ पे P1 की बजाय हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, P कर लेते हैं, तो ये आपके डिस्प्ले का हो गया। यहाँ पे इवन जो पर्सन P1 है हमारे पास, उसका क्या है, गेट डेटा P इक्वल टू P1 इक्वल टू गेट डेटा, और फिर आपका P1 हो गया इधर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल के नाम जस्ट चेंज किए हैं और कुछ नहीं किया। यहाँ पे P1 स्मॉल में लिखा है, और यहाँ पे क्या है, डिस्प्ले डेटा, और आपका क्या हो गया है, P1 हो गया, और यहाँ पे सेमी कॉलन हो गया है, फिर आप रिटर्न 0 करते हैं। तो सेम जो फंक्शनैलिटी है वो हम इससे भी अचीव कर सकते हैं। सर जहाँ पे आपने पर्सन पी लिखा है सर, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, पर्सन गेट डेटा एंड देन पर्सन पी। पर्सन गेट डेटा, पर्सन पी, यहाँ पे सर नीचे जहाँ पे पर्सन आपने फंक्शन की पूरा वो एक्सप्लेनेशन लिखी है, वहाँ पे पर्सन गेट डेटा एंड देन पर्सन पी, वहाँ पे पर्सन पी वो कैसे डिफाइन हुआ है? पर्सन गेट डेटा, पर्सन पी, यहाँ पे कौन से फंक्शन की बात कर रहे हैं? सर जहाँ पे हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप लिखी है। हाँ हाँ हाँ, ये जो प्रोटोटाइप है, ये वाला। यस सर, यहाँ तो पे यहाँ हमने पर्सन को डिफाइन किया है एंड देन हमने नीचे फिर जाके पर्सन पी लिखा है, वो किस तरह से है समझ नहीं आ रही। पर्सन पी कहाँ पे लिखा है हमने, ये इसकी बात कर रहे हैं? यस सर, इसी की। हाँ, यहाँ पे जो हम प्रोटोटाइप लिखते हैं, तो इसमें सिर्फ हम डेटा टाइप लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं लिखते। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसकी डेटा टाइप लिखते हैं। यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, पर्सन है, यहाँ पे सिर्फ डेटा टाइप क्या है, पर्सन है। यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, पर्सन है, जो इसकी प्रोटोटाइप है, जो फंक्शन की प्रोटोटाइप है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करते हैं, एंड जो आपका फॉर एग्जांपल ऐड है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी प्रोटोटाइप लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेरिएबल नेम देने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये आपका फॉर एग्जांपल डबल था, ठीक है, और ये आपका एंड था, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिर्फ डेटा टाइप लिखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि स्ट्रक्चर भी आपका एक डेटा टाइप ही है ना, ठीक है, तो ये आप डेटा टाइप इसका लिखते हैं, पर्सन, यहाँ पे पर्सन, यहाँ पे पर्सन। जब एक्चुअल आप आ जाते हैं इधर आपकी फंक्शन के बॉडी में, तो यहाँ पे आपको फिर उस डेटा टाइप का वेरिएबल भी डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके ये ऑलरेडी हमने किया हुआ है फंक्शंस में। आप ज़रा उसको दोबारा, जो फंक्शन प्रोटोटाइप का जो पार्ट था, वो आप दोबारा देखते तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो वो डेटा टाइप आपका थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन। ठीक है, ओके सर। अच्छा, तो वही सेम फंक्शनैलिटी है हमने अचीव किए थ्रू फंक्शन। मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ यहाँ पे, तो वही मोहम्मद आमिर में लिखता हूँ, इसकी से एज जो है 27 है, उसकी सैलरी क्या है 25,000। तो वही आपको ये वाला क्या था, ये गेट डेटा वाला फंक्शन था, ये क्या है, ये डिस्प्ले डेटा वाला फंक्शन। तो जस्ट यही था। आप जिस तरह नॉर्मल वेरिएबल्स को किसी भी फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं, इसी तरह जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल है उसको भी आप
किसी भी वेरिएबल में किसी भी फंक्शन में आप यूज़ कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट भी कहा जाता है उसको, और पैरामीटर्स भी कहा जाता है उसको। तो ये आपका जो था वो एक एग्जांपल हो गई थी इसकी। तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है असाइनमेंट 7 में। आपने असाइनमेंट 7 है या 8 है आपका? 8 है। असाइनमेंट सर 8 है। 8 है। असाइनमेंट 8 है। तो असाइनमेंट 8 में आपने क्या करना है कि राइट ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू एंटर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए कार। तो आपने कार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, मुख्तलिफ़ किस्म की कार्स की, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्स की आपने अगर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले, जिस तरह आपने पर्सन का आपने गेट डाटा किया है और फिर उसका डिस्प्ले किया है, अभी आपने क्या करना है, कार्स का आपने गेट डाटा करना है और फिर उसको डिस्प्ले करना है। यू नीड टू यूज़ बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आपने फंक्शन भी, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में फंक्शन को भी यूज़ किया है और स्ट्रक्चर को भी यूज़ किया है, इसमें हमने फंक्शंस को यूज़ किया है और फिर स्ट्रक्चर को भी यूज़ किया है। तो आपने इसमें भी आपने क्या करना है, फंक्शन को भी यूज़ करना है, आपने स्ट्रक्चर को भी यूज़ करना है। तो आपका क्या है, आप कौन से इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे? एक तो कार का मॉडल, आप कार का मेड, ये कौन से कंपनी का मेड है, टोयोटा का है, होंडा का है, सुजुकी का है, चंगन का है, या कौन कौन से कंपनी का है। तो ये कार मेड, ये एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कार मैन्युफैक्चरिंग ईयर, वो मैन्युफैक्चरिंग ईयर उसका क्या था, 2018 था, 2015 था, 2017 था, कौन सा ईयर था उसका। कार कलर, उसका कलर कौन सा था, वाइट था, रेड था, ब्लैक था, ब्लू था, ग्रे था, आपका सिल्वर कलर था, कौन सा कलर था उसका। फिर कार नंबर ऑफ डोर्स, उसके नंबर ऑफ डोर्स के कितने थे, 5 नंबर ऑफ डोर थे, 4 नंबर ऑफ डोर्स हैं उसके, 2 नंबर ऑफ डोर्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ डोर्स हैं उस कार के। और फिर उसकी प्राइस क्या है, तो उसकी प्राइस जो है आपने इधर लिखनी है। और फिर कार रजिस्ट्रेशन सिटी, कार किस सिटी में रजिस्टर है, लाहौर में रजिस्टर है, इस्लामाबाद में रजिस्टर है, मियाँवाली में रजिस्टर है, रावलपिंडी में रजिस्टर है, किस शहर में आपकी उसकी रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये आपने जिस तरह पर्सन के इंफॉर्मेशन आपने लिए, इसी तरह अभी कार के इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ़ किस्म के कार्स के इंफॉर्मेशन आपने लेनी है। और सबमिशन डेडलाइन वही 15 फरवरी है, एक हफ्ते बाद, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे असाइनमेंट में। ठीक है, हाँ जी। कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें? अताउल्ला खान, आपकी आवाज़ आ रही है अभी या नहीं? नो सर, आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है। जी अच्छा ठीक है, चले, आपकी आवाज़ मुझे तो समझ नहीं आई, लेकिन ओके, चलो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो ठीक है। आप यहाँ से फर्दर रीडिंग इसकी कर सकते हैं, ये कुछ ब्लॉग्स है तो इसकी फर्दर आप रीडिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो आज लेक्चर शॉर्ट ही था, तो हो सकता है आइंदा हमारा लेक्चर जो होगा वो मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि ये 14 वीक्स हो गए हैं ना, 14 वीक्स आप लेक्चर्स हो गए हैं, और आपकी एक मिड टर्म हो गया तो 15 वीक्स हो गए। और आपका जो है दूसरे आपके सब्जेक्ट की क्या सिचुएशन है, उनके लेक्चर्स ख़त्म हो गए हैं या क्या, उनकी तरफ से क्या अपडेट्स आए हैं? सर 12 हुए हैं अभी तक लेक्चर, 2 रहते हैं तकरीबन के। नहीं, इसके 12 हुए हैं, मैं इस सर QCR के, QCR के भी 12 हुए हैं अभी तक। ये कौन सा लेक्चर था, ये 12, 13 ये 13 है ना?
यस सर, ये 13 है। ठीक है, तो हमारे पास होते हैं, हमारा जो एक लेक्चर था वो मेरे ख्याल से 2 वीक्स हमने उस पे लगाए थे, तो इस वजह से वो 14 वीक्स है, 14 वीक बल्कि 15 वीक है आपका ये। तो देखते हैं, हो सकता है आखिरी अगर नेक्स्ट वीक में हम वाइंड अप कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक ही टॉपिक रहता है। आपको कौन सा प्रोजेक्ट कौन सा मिला है, जो सेमेस्टर इसका कोर्स का प्रोजेक्ट को क्या मिला है लैब में? सर कह रहे थे कि ओविड कोविड डेटा है, उसी पे कोई क्वेश्चन बनाएंगे और उसी पे प्रोजेक्ट बनेगा, प्रोग्रामिंग करनी होगी उसी पे। नहीं तो आपको कहा नहीं गया गया कि उस पे प्रोग्रामिंग शुरू कर ले? नहीं सर, अभी तो सर ने नहीं भेजा। और कोई डेटा भी नहीं दिया आपको, कोई फाइल शायद कोई CSV फाइल या कोई टेक्स्ट फाइल या इस तरह कोई नो चीज़? सर। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम वही डिस्कस करेंगे कि आपने C++ के अंदर फाइल्स पे किस तरह काम करना है, फाइल क्रिएट किस तरह करना है, और उसके जो CSV फाइल हो गया, डेटा जो टेक्स्ट फाइल आपका हो गया है, तो उसको एक्सेस किस तरह करना है और उस पर काम किस तरह करना है, उसको वेरिएबल्स में किस तरह आपने सेव करना है। तो वो अगर एक वीक में कवर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर एक वीक में कवर नहीं हो जाता तो हो सकता है हम एक क्लास मजीद ले लें। लेकिन अगर एक वीक में फाइल्स वाली वो सारी टॉपिक्स आपकी कवर हो गई है तो दैट्स गुड इनफ। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपकी जो फाइल एक्सेस है, जो फाइल्स है आपकी, तो हाउ टू एक्सेस, हाउ टू एक्सेस एंड एडिट फाइल्स यूजिंग C++ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा कि आप कोई आपके पास टेक्स्ट फाइल है, आपके पास CSV फाइल्स हैं, तो आप इसको किस तरह रीड किस तरह कर सकते हैं, और आप उसका डेटा जो है किस तरह वेरिएबल्स में किस तरह सेव कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, तो वो आपका एक होगा कंप्रिहेंसिव एक टॉपिक है। तो हम देखेंगे कि उसमें किस तरह एक वीक में अगर वो कवर हो सकता है तो एक वीक में हम कवर कर लेंगे तो आपका कोर्स वाइंड अप हो जाएगा। अगर एक वीक में हम नहीं कवर कर सकते तो दूसरा वीक हमें लगाना पड़ेगा। तो जस्ट यही एक टॉपिक आपका रहता है। ठीक, आप फिर सर इट मीन्स के हमें फाइनल से पहले एक वीक मिल सकता है फ्री। हाँ, मेरी कोशिश है कि मैं अगले जो वीक है वो आपको ये ख़त्म करा दूँ, जो फाइल्स के जितने भी ऑपरेशन है, तो फाइल को एक्सेस किस तरह करना, उसको एडिट किस तरह करना, उसमें जितने भी आपके वहाँ पे है डाटा है, तो आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, किस तरह उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर, जिस तरह नॉर्मल आप एक्सेल में कैलकुलर फार्मूले लगाते थे, तो वही फार्मूले आप किस तरह C++ में किस तरह अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एवरेज निकालनी है, आपने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है, आपने कोई एनालिसिस करनी है, तो छोटे छोटे टास्क आप किस तरह C++ प्रोग्रामिंग में आप कर सकते हैं। तो वो होगा थोड़ा सा कम्प्रिहेंसिव किस्म का लेक्चर होगा इंशाल्लाह। तो अगर एक लेक्चर में कवर हो गया है तो फिर हमारे लेक्चर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, और अगर एक वीक में कवर नहीं हो सका तो फिर हम दूसरा वीक उसमें लगाएंगे। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय सर जी। सही QCR हम कितने सेमेस्टर तक पढ़ेंगे? हाँ, QCR कितने सेमेस्टर तक पढ़ेंगे? क्यों बोर हो गए हो QCR से? नहीं सर, वैसे ही पूछ रहा था। QCR का तो एक ही कोर्स है आपका, बस यही एक है। आप जब नेक्स्ट में पढ़ेंगे ना तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका होगा जो आपका कोर्स होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स होगा। आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में जो होगा वो होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कोर्स होगा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बेसिकली आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हमने प्रोग्रामिंग की टाइप पढ़ी थी कि कितने टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग है, तो आप पढ़ेंगे थोड़ी सी एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग उसमें पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो भी C++ में आप पढ़ेंगे।
तो ये अभी तक जो हम पढ़ रहे थे QCR में, अभी प्रोग्रामिंग का जो पोर्शन था उसमें हम पढ़ रहे थे जो नॉर्मल जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी इसको कहते हैं, इसको फंक्शन प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, ठीक। तो इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमारे पास कोई क्लासेस, कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते, इसमें जस्ट हम जाते हैं स्ट्रक्चर तक, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तक आपने आज हमने कवर किया है स्ट्रक्चर का। तो आपकी फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपकी क्लासेस बनती है, क्लासेस भी सेम एज इट इज़ स्ट्रक्चर की तरह है लेकिन वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें फिर प्राइवेसी और वो चीज़ें बहुत सारी आ जाती है, प्रोटेक्शन, डेटा प्रोटेक्शन उसमें काफ़ी सारी आ जाती है। तो ये QCR आप तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसकी यूज़ होगा। आपने इस सेमेस्टर में जो सीखा है C++ प्रोग्रामिंग में, वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्स होगा, वो सारी की सारी कंसेप्ट जो है वो उधर यूज़ होगी, ठीक है। तो ये आपका एक है QCR यहाँ पे एंड हो जाए। सर ये जो प्रोजेक्ट होगा ये इसमें हमारी QCR थ्योरी और QCR लैब ये दोनों के लिए होगा? ये दोनों के लिए है। तो मैं कोर्स में कोई प्रोजेक्ट, क्योंकि आप काम प्रैक्टिकली काम तो आप लैब में ही करते हैं, तो हाँ मैं उसका कोई आपको वेटेज दूंगा, उसका कोई परसेंटेज होगा वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो फाइनल होगा, फाइनल आपका मोस्ट प्रोबेबली आपके 30 मार्क्स के आपके हो गए हैं, मिड टर्म हो गया है, और फिर आपका शायद 30 मार्क्स के आपके असाइनमेंट्स और प्लस क्विज़ेस आपके हो जाएंगे, और फिर 40 मार्क्स में से आपके शायद 30 फाइनल का होगा जो थ्योरी होगी, और 10 मार्क्स आपके वाइवा के, जो आपका जो लैब का वाइवा है। तो इस तरह हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि 30 मार्क्स मिड टर्म के आपके चले गए हैं, 30 मार्क्स जो आपके असाइनमेंट्स और क्विज़ेस थे, तो उसके हो गए मेरे ख्याल से 8 असाइनमेंट होंगे, 2 क्विज़ेस, तो 3-3 मार्क्स इसके होंगे। और फिर होगा 30 मार्क्स का आपका शायद फाइनल जो थ्योरी वाला होगा, इसी तरह जिस तरह मिड टर्म का बना था उसी तरह फाइनल का मैं देखूंगा कि मैं MCQs बनाता हूँ या फिर मैं थ्योरेटिकल कोई चीज़ बनाता हूँ, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग है। और फिर 10 मार्क्स हमारे बचते हैं, तो वो